आज की क्लास में हम हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जेई मेंस और नीट एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक अगर देखा जाए तो हर साल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। जेई, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो। चलिए टॉपिक की तरफ अपने टॉपिक की तरफ है। टॉपिक है, उसका नाम है ऑफ रिएक्शन ऑफ एल एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की आप आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड किस तरीके से बनता है। आपको ये चीज मालूम है कि एल्काइल हैलाइड किस तरीके से बनता है। जब एक हाइड्रोकार्बन में से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर किसी हेलोजन को लगा देते हैं, किसी हेलोजन, तब फॉर्मेशन होता है किसका, एक हैलाइड का। और ये एल्काइल हैलाइड को हम और क्या नाम से जानते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ RH या फिर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं कि किस किस तरह की जो रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड के द्वारा दिखाई जाती है। कार्बन कार्बन मान लीजिए एक एल्काइल हैलाइड मैंने भी ले लिया है। यहाँ पर कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं, मैं ग्रुप बना नहीं रहा हूँ। इधर मान लीजिए मैंने एक ग्रुप बना दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये आपको पता है दिस इज योर मिथाइल। सोचो अगर यहाँ पर एक एनायन का अटैक होता है, अगर एक एनायन यहाँ पर आता है तो क्या पॉसिबिलिटी है। आपको पता है कि हेलोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर हेलोजन पे कैसा चार्ज होता है, डेल्टा माइनस, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। और कार्बन पे कैसा चार्ज होता है, कार्बन पे चार्ज होता है डेल्टा प्लस। अब ये जो एनायन ग्रुप है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये अटैक करेगा किसके ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर। अगर तो ये जो एनायन है हमारा, ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तब ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। और इस पे अटैक करने के बाद ये इससे बॉन्ड बनाएगा। अब सोचो अगर ये बॉन्ड बनाएगा, जाना पड़ेगा। और वो जाने वाला ग्रुप कौन सा होगा, वो जाने वाला ग्रुप होगा जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और अच्छा हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप जानते हैं। तो हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो यहाँ, और जब वो यहाँ से छोड़कर चला जाएगा तो अब उसकी जगह पे कौन आके लग जाएगा, ए। अब हेलोजन घूम रहा होगा कि किस तरीके से घूम रहा होगा, एक नाइन है, वो 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 या, या, यहाँ पर कार्बन तक पहुंच ना पाए ना पाए। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आप जब बल्कियर एनायन, तो वो आसानी से पहुंच नहीं पाते थे इसके पास। क्यों आसानी से नहीं पहुंच पास, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती थी। और इस भीड़ भाड़ को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, स्टेरिक क्राउडिंग। किस नाम से जानते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग। लेकिन आपको पता है कि ये जो एनायन है ये क्या न्यूट्रल होना चाहेगा। ये क्या करेगा, इसलिए अगर आप देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, तो कार्बन आपको पता है कि यहाँ पर जो कार्बन है इस पे आएगा डेल्टा माइनस और इस हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा प्लस। तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे बाहर हो जाएगा। और जब ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी, यहाँ पर आपको दिखाई हो चुका है देगा कि एक को क्या दिखाई देगा कि एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है। देखो
यहाँ पर उनका फॉर्मेशन हुआ, इसको समझ अगले पेज पे चलते हैं और वहां पर देख, वहां पर तरीके से फॉर्मेशन हुआ होगा। कार्बन, यहाँ पर मान लीजिए हम एक ग्रुप था, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, देखिए हाइड्रोजन पे था डेल्टा प्लस, इस पे था डेल्टा माइनस, यहाँ पर हमने मान प्लस और यहाँ पर हमने मान लिया डेल्टा डैश। बेस आया है, किसी बेस ने आकर यहाँ पर अटैक किया है। अब आपको पता है बेस जो है वो कार्बन तक तो नहीं पहुंच पाता, तो बेस किस पे अटैक कर देगा? बेस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया, तो हाइड्रोजन पे अटैक यहाँ पर चला जाएगा। अब सोचो यहाँ पर इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन बनना चाहिए, डबल बॉन्ड बनना चाहिए। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनती है तो ठीक है, यहाँ से तो हाइड्रोजन चला गया, पर यहाँ से इस वाले कार्बन से भी जो दूसरा जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर यहाँ से कोई ग्रुप नहीं जाए, और अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड बनती है तो इसका मतलब कार्बन की जो वैलेंस 5 हो गई, कार्बन जो है कितना बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है वही और जाने का, और ये यहाँ से अपना चुपचाप इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल गया और कार्बन के बीच में क्या आप देख पा रहे हो कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ चुकी होगी? अब डबल बॉन्ड आ चुकी होगी। यानी पहले ये क्या था? सिंगल, और अब क्या हो चुका है? ये डबल। तो और आपको पता है जो बेस है हमारा, उसने क्या लिया? हाइड्रोजन, तो AH बन गया, प्लस में X। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो अभी वाली हमने रिएक्शन लिखी है, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या एलिमिनेट हो रहे हैं, दो ग्रुप क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। इस तरह की रिएक्शन को हम जानते हैं किस नाम से? रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? एलिमिनेशन। और इससे पहले की जो रिएक्शन हमने पढ़ी है, अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ग्रुप आकर, यानी जो हमारा माइनस A माइनस, वो आके किसको हटा रहा है? हेलोजन को हटा रहा है। इसका मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप था हमारा हेलोजन, लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के जा रहा है ना। अब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से जा रहा होगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया है, इसने क्या किया है? इस हेलोजन वाले ग्रुप को, इस तरह की रिएक्शन को हम जानते हैं, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक न्यूक्लियोफाइल ने तो इसीलिए इस रिएक्शन का हम नाम क्या रखते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम हम क्या रखते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताई, अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शंस कई तरीके से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन केवल एक ही तरीके से प्रोसीड करेगी। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताई, ये बहुत तरीके से प्रोसीड कर सकती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो इसके अंदर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जो है एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन बना सकते हो, व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स, जब एक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, अनदर न्यूक्लियोफाइल, देन जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इस रिएक्शन को SN रिएक्शन बोला जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है?
SN रिएक्शन बोला जाता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोला जाता है। अब अगर जो तो आपके दिमाग में आएगा सही रिएक्शन जो है बहुत सारे तरीके से हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे तरीके प्रोसीड कर सकती है। चलो हम इसके पॉसिबल मैकेनिज्म्स की कि क्या क्या मैकेनिज्म हैं ये पॉसिबल है। एक एक करके हम इन मैकेनिज्म्स पे बात करेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म पॉसिबल है, किस किस तरीके से जो रिएक्शन है एसएन रिएक्शन हो सकती है। चलो पहले टाइप के बारे में हम सोचते हैं। पहला है SN2 मैकेनिज्म। कैसे, चलो सोचते हैं बात। अगर सोचो अगर एक सिचुएशन है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो वो एक तरफ से आ रहा है और जो हेलोजन है वो दूसरी तरफ से जा रहा है। क्या बोला मैंने कि एक तरफ से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरी तरफ से हेलोजन ग्रुप जा रहा है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहला स्टेप है रिएक्शन का, जो रिएक्शन का पहला स्टेप है, उस स्टेप के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है। पहला स्टेप में दो चीजें क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो एल्काइल हैलाइड में से हेलोजन ग्रुप जा रहा होगा और दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आ रहा होगा। तो क्या आप इस चीज को महसूस कर पा रहे हो कि यहाँ पर एक ही बार में क्या हो रहा है, हेलोजन ग्रुप जाने की कोशिश भी कर रहा है। इसका मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, दो चीजों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। कौन कौन सी चीजों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, एक तो वो डिपेंड कर रही है एल्काइल हैलाइड पे और दूसरा वो डिपेंड कर रही है किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को किस नाम से जान सकते हैं, इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। और SN2 का मतलब क्या है, बाई मॉलिक्यूलर। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है तो आप बाई मॉलिक्यूलर का मतलब जानते होंगे। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल, बाई मॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपने पीछे भी देखा कि दो मॉलिक्यूल थे, एक तो हमारा कौन सा ग्रुप था, एल्काइल हैलाइड ग्रुप था, और दूसरा हमारा कौन सा ग्रुप था, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप था। तो ये दोनों किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आप बोल सकते हो इस रिएक्शन को क्या, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए थोड़ा सा और हम इस रिएक्शन के बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा और अगर हम इस रिएक्शन के बारे में सोचें तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले न्यूक्लियोफाइल आ रहा है दोनों एक साथ ही ये प्रोसेस हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल आए उससे पहले ये लिविंग ग्रुप निकलकर जा चुका हो, ये न्यूक्लियोफाइल आए उससे पहले ये लिविंग ग्रुप निकलकर जा चुका हो। तो क्या आप सोच पाएगा, निकलकर जाएगा, इस पे डेल्टा माइनस का चार्ज है, तो जो हमारा कार्बन है उस पे क्या चार्ज आएगा, उस कार्बन पे चार्ज आएगा डेल्टा प्लस का। उस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा प्लस का। सोचे कार्बोकेटायन का बनना एक स्लो स्टेप है। कार्बोकेटायन का बनना क्या है, स्लो स्टेप है। इसका मतलब स्लो स्टेप है तो ये क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो रिएक्शन है उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल पर जो रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है। इसका मतलब आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है
वो केवल एक ही मॉलिक्यूल का रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक ही मॉलिक्यूल का रहा होगा। तो इसीलिए हम इस तरह की रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, SN1 मैकेनिज्म। अब आपको पता लग चुका होगा SN1 मैकेनिज्म जो है दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ और भी पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो पहले हम एक एक करके एक एक मैकेनिज्म को समझ लेते हैं ताकि फिर आगे आप की अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में डेवलप हो जाए। तो पहले एक बार हम दो मैकेनिज्म समझेंगे। इन दो मैकेनिज्म्स को समझने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और फिर हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से और मैकेनिज्म्स भी पॉसिबल हैं। एक बार हम पहले इन दो मैकेनिज्म्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला मैकेनिज्म, आइए शुरू करते हैं। पहले मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो दैट इज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म। अगर हम बात करें SN2 मैकेनिज्म की, तो चलिए एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं और शुरू करें। मान लीजिए मैंने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। आपको पता है कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पता है कि रिप्रेजेंट जब आप इसको करोगे तो एक वेज और एक डैश। वेज जो है ये हमने ट्रायंगल वाले पार्ट से बनाया ना। आपको पता है कि वेज क्या होता है, वेज जो है वो बाहर आपकी तरफ आ रहा होता है और जो डैश है वो क्या हो रहा होता है, अंदर की तरफ जा रहा होता है। चलिए देखते हैं। देखिए आपको ये तो मालूम है कि ये जो कार्बन है इस हेलोजन की वजह से इस पे डेल्टा प्लस होगा और ये जो क्लोरीन है इस पर डेल्टा माइनस होगा। चलिए इस पर अटैक करवाते हैं हम। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर NaOH लिया, अगर मैंने यहाँ पर NaOH लिया तो क्या आप देख पा रहे हो कि Na हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इस पे क्या होगा, प्लस होगा, और जो OH है उस पे क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या आपको अपना न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है, OH माइनस। दिस इज व्हाट, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करने वाला है। देखते हैं अटैक, चलिए देखते हैं अटैक इसका। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन और डैश पे क्या लगा हुआ है, वेज पे हमने लगाया हाइड्रोजन और डैश पे भी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। चलिए अटैक करवाते हैं। OH माइनस आया। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ने ये उल्टा क्यों लिख दिया, भाई सीधा लिखा हुआ था, अच्छा लग रहा था, उल्टा क्यों लिख दिया। अभी हम बात करेंगे इस पे। देखिए सोचो, जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो मैंने बोला कि OH माइनस जो है वो अटैक करेगा, यानी OH माइनस और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रही होगी। अगर आप पीछे देखो तो मैंने क्या बोला था कि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रही होगी और कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड है वो टूट रही होगी। कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड है वो टूट रही होगी। तो क्या आप इस चीज को महसूस कर पा रहे हो कि यहां से जो अटैक है, सामने से जो अटैक है, इस अटैक के चांसेस बहुत बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ। सामने से तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलरेडी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इस साइड से अटैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर इसका ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार, यहां पर OH माइनस, यहां पर OH माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा कि यहां पर OH माइनस जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगा। और आपने देखा होगा
तो ये साइट आपको कैसी दिखाई दे रही है? ये साइट आपको दिखाई दे रही है लीस्ट हिंडर्ड, यानी यहां पर भीड़ भाड़ सबसे कम। यहां पर आपको अगर दिखाई दे है सबसे कम है, सबसे कम है, इसका मतलब मोस्ट आ जाए तो OH माइनस का जो अटैक है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो OH माइनस का अटैक है वो किस साइड से हो रहा होगा? OH माइनस का जो अटैक है वो बैक साइड से हो रहा होगा, यानी पीछे से अटैक हो रहा है। चलिए हम देखते हैं कि वो स्टेट देखते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा होगा, क्लोरीन जा रहा होगा और OH आ रहा होगा। ठीक है, इस स्टेप को समझने के लिए चलिए देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, यहां पर डैश पर हाइड्रोजन, यहां वेज पर हाइड्रोजन। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको अभी बताया कि यहां पर क्या हो रहा होगा, क्लोरीन जा रहा होगा, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको अभी बताया कि OH जो है वो आ रहा होगा, यहां पर क्लोरीन जो है वो जा रहा होगा और जो OH है वो क्या होगा, आ रहा होगा। क्लोरीन जो है वो जा रहा होगा और OH जो है वो आ रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये किसी भी तरह का प्रोडक्ट नहीं है, ये जो है ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो है क्या, एक ट्रांजिशन स्टेट है। इसका मतलब एक कंपाउंड जो है वो दूसरे कंपाउंड में भी बदल रहा है, पर अभी बीच में ये कुछ भी नहीं, बीच में क्या है, केवल ट्रांजिशन स्टेट है कि वो जो चेंज है हम उस चेंज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो चेंज है हम उस चेंज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो कार्बन है ये कितनी बॉन्ड बना रहा है। अगर आप महसूस करो तो कार्बन यहाँ पर कितनी बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कार्बन आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, कार्बन आपको पेंटावेलेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन आपको यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, पेंटावेलेंट दिखाई दे रहा है। तो कार्बन जो है पेंटावेलेंट है, तो आप सोच सकते हो कि कार्बन की स्टेबिलिटी कितनी होगी। आप सोच सकते हो कि कार्बन की स्टेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि कार्बन आपको पता है कि कितनी बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन इस ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब आप जानते हो कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट है ये हाईली अनस्टेबल होगी, और ये जो क्लोरीन है ये यहां से निकल जाएगा और इसकी जगह पे OH जुड़ जाएगा। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन गया सामने से है, क्लोरीन जो है वो सामने से गया है, लेकिन जो OH माइनस है उसने अटैक जो है वो बैक साइड से किया है। क्लोरीन जो है वो सामने से गया है, लेकिन जो अटैक है वो अटैक किस साइड से हुआ है, बैक साइड से हुआ है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बैक साइड से हुआ है। तो अब अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मैं किस तरीके से इसको बना सकता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, OH, यहां पर फिर से आप देखोगे कि आपको क्या दिखाई देगा, डैश पर हाइड्रोजन दिखाई देगा और वेज पर आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा और डैश पे आपको क्या दिखाई देगा, अगेन हाइड्रोजन दिखाई देगा। तो क्या आप इस चीज को महसूस कर पा रहे हो कि जो प्रोडक्ट बना ये प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। यानी कि पहले क्लोरीन जिधर जुड़ा हुआ था, अब जो OH माइनस आया है यानी जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो उस साइड नहीं जुड़ा, वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा है। जो न्यूक्लियोफाइल आया यानी जो OH माइनस आया वो उस साइड नहीं जुड़ा, उससे अपोजिट साइड में जुड़ा है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी है तो अपनी जगह पर ही, लेकिन हमने क्या दिखा दिया, इसको थोड़ा सा अपोजिट कर दिखा दिया कि क्लोरीन इस तरीके से था, अब यहाँ पर जो बॉन्ड्स है वो उल्टी हो गई है। अब जो बॉन्ड्स है यहाँ पर कैसे हो गए, उल्टी हो गई, बिल्कुल वैसी उसी तरीके से है, लेकिन जस्ट अपोजिट में हो गई है। तो आपने यहाँ पर अगर ध्यान से देखा हो तो आपको एक चीज मिली, क्या आपको एक चीज क्या मिली यहाँ पर कि ये जो मैकेनिज्म है
इसमें NaOH था तो आपको पता है कि साथ में साइड प्रोडक्ट तो NaOH बन जाएगा। आपको एक चीज क्या मिली यहाँ पर कि जो रिएक्शन है ये कितने स्टेप में हो रही है। ये जो रिएक्शन है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। यानी कि ये जो रिएक्शन है क्या है, वन स्टेप मैकेनिज्म रख रही है। यानी जो रिएक्शन है क्या रख रही है, वन स्टेप मैकेनिज्म रख रही है। और आपको पता है जो रिएक्शंस वन स्टेप में हो जाती हैं, यानी जो रिएक्शंस क्या होती हैं एक ही स्टेप में हो जाती हैं, यानी कि डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट बीच में नहीं आ रहा है, उन रिएक्शंस को वन स्टेप मैकेनिज्म में उसको रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं, उसको एलिमेंट्री रिएक्शन इन रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री जानते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और अगर आपने केमिकल भी पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। वन स्टेप वाली रिएक्शन जिन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, उस देख सकते हैं, ऑर्डर देख सकते हैं और किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी देख सकते हैं। किसी भी रिएक्शन का हम ऑर्डर देख सकते हैं और किसी भी रिएक्शन की हम मॉलिक्यूलरिटी देख सकते हैं। आइए और आगे हम बात करते हैं इस पे कि क्या क्या कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नोट में पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट तो हमारे पास क्या निकल के आया है कि जो मैकेनिज्म है ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आया है, जो रिएक्शन है कैसा है मैकेनिज्म, यहाँ पर वन स्टेप मैकेनिज्म है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना तो किसी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ इस ट्रांजिशन स्टेट में, ना तो किसी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, ना ही किसी कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हुआ और ना ही किसी रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। तो आप यहाँ पर एक चीज बोल सकते हो, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो क्या कि नो कार्बोकैटायन कॉमा कार्बो एनायन, ना तो कोई कार्बोकैटायन बन रहा है, ना ही कोई कार्बो एनायन बन रहा है और ना ही कोई रेडिकल बन रहा है, और नो रेडिकल इंटरमीडिएट। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, ना तो कार्बोकैटायन है, ना ही कार्बो एनायन है और ना ही रेडिकल इंटरमीडिएट है। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है ये कार्बन कौन सी वैलेंसी दिखा रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि ये पेंटावेलेंट है। यहाँ पर जो कार्बन है वो कैसा है, पेंटावेलेंट है। तो हम एक चीज और बता सकते हैं कि पेंटावेलेंट कार्बन मिल रहा है हमें। कैसा कार्बन मिल रहा है, पेंटावेलेंट कार्बन मिल रहा है, किसमें, ट्रांजिशन स्टेट में। पेंटावेलेंट कार्बन आपको यहाँ स्टेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हमने क्या देखा, और हमने ये देखा कि जो अटैक है वो अटैक आपको किस साइड से दिखाई, वो अटैक आपको बैक साइड से दिखाई दे रहा है। वो अटैक आपको बैक साइड से दिखाई दे रहा है, यानी कि अपोजिट साइड से अटैक। एक चीज और बता सकते हो क्या कि जो अटैक है वो कैसा है, बैक साइड अटैक है। जो अटैक है वो कैसा है, बैक साइड अटैक है। ये बैक साइड अटैक हो गया, क्या अटैक जो है वो कैसा है, बैक साइड अटैक है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और पॉइंट आप क्या निकाल सकते हो, और पॉइंट आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट कैसी कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी अपोजिट रख रहा है, यानी कि इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ये कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। तो आइए बना लेते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट कैसा है हमारा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट एक और मिला। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो आपको पता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आप यहाँ पर आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेट ऑफ दिस SN2 मैकेनिज्म, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, K दैट इज द रेट कांस्टेंट
SN2 मैकेनिज्म। आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक एल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहा है। रेट निकालने में अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो एक एल्काइल हैलाइड का इन्वॉल्वमेंट है। अब इस एल्काइल ग्रुप को मैंने R मान लिया, जनरलाइज कर दिया, कुछ भी हो सकता है। हेलोजन को भी मैंने X ले रखा है, इसका मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप हमारे पास यहाँ पर हो सकता है। साथ एक कौन आया होगा? एक न्यूक्लियोफाइल आया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कंसंट्रेशन पर भी और इसकी कंसंट्रेशन पर, यानी कि है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, और जो रेट है वो हैलाइड पर भी डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, उस रिएक्शन को देखकर उस रिएक्शन का आप ऑर्डर भी बता सकते हो और आप उसकी मॉलिक्यूल तो मुझे पूरी उम्मीद तक पता लग चुका होगा कि इस रिएक्शन का रेट क्या है और इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है और इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। आपको अभी तक पता लग चुका होगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर किस किस चीज का, एक तो न्यूक्लियोफाइल का और दूसरा इन्वॉल्वमेंट किसका है? एल्काइल हैलाइड का। तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हो ये जो रिएक्शन है इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। सो दिस इज द बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दिस इज व्हाट? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा अगर आप देखो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि RX, एक आप RX ले रहे हो और एक आप, तो एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे देखते थे? तो आपको पता है कि इनकी पावर्स को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है? आपको ये मिलने वाला है कि जो रिएक्शन है कैसी है? एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है कैसी है? रिएक्शन है। चलिए कुछ और करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पर जो निकल वो केवल क्लोरीन है। यहाँ पर जो निकलने वाला ग्रुप है और जुड़ने वाला जो ग्रुप है वो केवल OH है। तो आपसे एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, क्या यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट है? क्या यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट है? अब पहला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। देखिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन की जगह पे उसका कोई हैवियर आइसोटोप ले लेते हो, हैवियर आइसोटोप से क्या करते हो? इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको क्या दिखाई देगा? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अगर आप इनमें से कोई लेते हो तो आपको पता है कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्डिंग जो है वो अच्छी होती जाती है, वैसे वैसे बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। अब सोचो अगर ये कोई बॉन्ड टूट ही नहीं रही है और ये बॉन्ड कोई बन ही नहीं, कि ना तो यहाँ पर बॉन्ड का बनना इन्वॉल्व है, ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन के टूटना इन्वॉल्व है, तो चाहे आप हाइड्रोजन रखो, चाहे आप ट्रिटियम रख दो, आपको कोई भी मेजर नहीं देगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। बोल सकते हो कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जो है वो एब्सेंट है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है वो क्या है? एब्सेंट है। और चलिए और आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं। सोचो अगला इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मुझे बताना कि वो इफेक्ट यहाँ पर है या फिर इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दैट इज एलिमेंट इफेक्ट। अगला इफेक्ट जिसके एलिमेंट इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे एलिमेंट इफेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपसे एलिमेंट इफेक्ट। तो सोचो एलिमेंट इफेक्ट क्या होता है? एलिमेंट इफेक्ट होता है कि जो लिविंग ग्रुप है अगर इसको मैं किससे सब्स्टिट्यूट कर दूं? आइसोटोप से।
अगर लीविंग ग्रुप को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं किससे, उसके हैवियर आइसोटोप से। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा हो कि कोई हैवियर आइसोटोप किस तरीके से होता है, तो क्या आपको दिमाग में आ रहा है कि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का हम 35 क्या लिखते हैं, 35.5 या 35.43 अगर आप तो क्लोरीन जो है इसके दो आइसोटोप है, क्लोरीन विद एटॉमिक मास 35 और क्लोरीन विद एटॉमिक मास 37। फिर से वही कहानी होगी, सोचो अगर हैवियर तो इसका मतलब बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी। अगर बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी तो इसका मतलब क्लोरीन आसानी से छोड़कर नहीं जाएगा, यानी कि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं मिलेगा आपको। अब सोचो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो इस मैकेनिज्म के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि क्लोरीन यहां से निकल के जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि कर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर OH और कार्बन के बीच में तो क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो क्या आप इस चीज को देख पा रहे हो कि ये जितनी आसानी से छोड़कर जाएगा उतनी ही आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, ये जितनी आसानी से छोड़कर जाएगा उतनी ही आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर अगर आप एक आइसोटोप रख रहे हो क्लोरीन का या फिर कोई भी हेलोजन का, तो आपको इजीली दिखाई दे रहा है यहाँ पे आसानी से दिखाई दे रहा है कि आपने जैसे ही कोई हैवियर आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट किया तो रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए आप बोल सकते हो यहाँ पर कि जो एलिमेंट इफेक्ट है वो एलिमेंट इफेक्ट यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर एलिमेंट इफेक्ट जो है क्या है, प्रेजेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इतना लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बात कर सकते हैं SN2 मैकेनिज्म की। और SN2 मैकेनिज्म क्या है पूरा हमने इस आज की क्लास में हमने जो मेजर फोकस हमने रखा SN2 मैकेनिज्म पे रखा। इससे पहले हमने समझा था क्या, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, दो तरह की रिएक्शन हमने देखी थी। एक रिएक्शन तो थी सब्स्टिट्यूशन और दूसरी रिएक्शन थी एलिमिनेशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हम इनके बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है इनको। तो पहले हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी केवल हमने दो ही मैकेनिज्म पे बात की है, दैट इज SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म, कि एक में कितने मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एक में कितने मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर आज की क्लास में हमने डिटेल में जिसको पढ़ा है वो है SN2 मैकेनिज्म। आज की क्लास में डिटेल में हमने जिसको पढ़ा है वो है SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म। और इसके बाद और भी तरह के सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म है जिनको हमें पढ़ना है, SNI, SNNGP, SN1-, SN2-, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, पर वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में जो हमने पॉइंट्स लिखे उस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल कम से कम एक क्वेश्चन SN रिएक्शन से, एलिमिनेशन रिएक्शन से बनता ही बनता है। मिनिमम एक क्वेश्चन हर साल इनसे बनता ही बनता है, चाहे वो JEE का एग्जाम हो चाहे वो नीट का एग्जाम हो। तो आपको दिखाई दिया यहाँ पर क्या क्या दिखाई दिया कि SN2 रिएक्शन की जब हमने बात की तो आपको दिखाई दिया कि एक वन स्टेप मैकेनिज्म है, कोई भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट होती है, अटैक जो है किस साइड से होता है, बैक साइड से अटैक होता है, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस पे डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। और आपको क्या पता लगा कि जो रिएक्शन है बाईमोलिकुलर होती है, सेकेंड ऑर्डर होती है, और काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जो है यहाँ पर एब्सेंट होता है, और एलिमेंट इफेक्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।